थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सर सबसे पहले मैं हम सबकी तरफ से एक चीज का और थैंक यू मैं बोलना चाहता हूँ सर, जो आपने हमें मोनोलॉग दिया सर, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा मोनोलॉग था सर। उसको करते हुए इतना इतना मजा आया। और वंस जब वो याद हो गया सब कुछ, तो कभी एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ा कैमरे के सामने कि वो अपने आप लाइन बस निकलती गई, बस निकलती गई। कब शूट हो गया कब खत्म हुआ समझ नहीं आया। मन कर रहा था बहुत लेंदी होना चाहिए था, और लेंदी होना चाहिए था। बस यही होता है, मोनोलॉग एक्चुअली डायलॉग नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये है, मोनोलॉग डायलॉग नहीं होता। इसलिए उसको लिखने वाले को ये समझ होनी चाहिए कि वो मोनोलॉग लिख रहा है, डायलॉग नहीं होता। तो मुझे एक बात और बताता हूँ मैं आपको। मुझे खुद नहीं याद, तो मतलब कितना टाइम हो गया इसको लिखे को। मुझे थोड़ा थोड़ा जीत के कहने पर याद आया। तो मैं तब यादगार में रहता था, बरसोबा विलेज में। तो तब मैंने लिखा था, और 3 साल से ज्यादा टाइम हो गया उसको। मगर वो जीत को मैंने लिख कर दिया था, तो उसने आगे आपको दिया और आप सबको पसंद आया। तो अब मैंने जब सुना तो मुझे भी लगा कि थोड़ा ठीक ठीक ठाक था। अच्छा था। क्योंकि मैंने ये सोच कर ही लिखा था कि एक एक्टर को मोनोलॉग बोलना है, डायलॉग नहीं बोलना। तो वो अपने आप को कैसे दिखा सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या फील होता है, तो उस हिसाब से ही लिखा गया था वो। थैंक यू, आपको पसंद आया। नहीं सर, सच में बहुत मजा आया, हम सबको बहुत मजा आया ये करते हुए। और सर खासकर मेरे फ्रेंड्स के कुछ रिव्यूज थे सर आपकी राइटिंग पे, कि आपने जो लिखा था, मेरे को सीरियसली पर्सनल कॉल आया था कि जिन्होंने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। तो मैंने बोला, मैंने लिखा भी उनको यही है, मेरा पहला कमेंट भी ये था कि सर बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर लिखा आपने। थैंक यू। ओके सर, हम सेशन आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपसे सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि आप अपने हर वीडियो पे जो आपने देखे हैं, आपने पर्सनल सबको कमेंट किया है। और मैं चाहता हूँ सर आप एक एक करके जैसे भी आपको स्टार्ट करना हो आप रिव्यू करें और हमें गाइड करें। और जो आप बता सके कि हम और इसको कैसे सुधार सकते हैं, कहाँ गलतियां हुई, कहाँ हमने ठीक किया, ये आप प्लीज हमें बताएं। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अच्छी बातें हैं वो सभी में है ना। जो और बात एक्चुअली गलती करने की नहीं होती। बात यह होती है कि कुछ कई बार कोई बात हमको अच्छे से समझ आ जाती है, किसी दूसरे को दूसरी तरह से समझ आती है वो बात। और पूरी फिल्म ही ऐसी होती है, कहानी भी ऐसी होती है, नॉवल पढ़ो वो भी ऐसा ही होता है, कविता कुछ भी हो, आर्ट की कोई भी रंग हो आर्ट का, चाहे वो पेंटिंग हो, वो किसी को किसी तरह से समझ आती है, किसी दूसरे को किसी दूसरी तरह से समझ आती है, और दोनों को ही सही समझ आती है। तो सबसे बड़ी बात जो ये थी कि इसमें कोई एवरेज तो आप में अगर मैं बोलूं उस हिसाब से, जैसे स्कूल टीचर बोलते हैं, तो आप सभी जो हैं वो अबव एवरेज हैं। मतलब उसमें कोई ये नहीं है कि यार इसने तो बहुत ही बुरा किया, ये नहीं है, अच्छे हैं सभी। और बहुत अच्छे भी हैं, है ना। तो अच्छे और बहुत अच्छे में ही है सभी, बुरा नहीं है कोई। बात ये होती है कि कभी जब हम ये बात करते हैं कि हमको कि एक्टिंग का मतलब होता है एक्टिंग ना करनी या नेचुरल करना। तो नेचुरल कितना नेचुरल, ये बात आप सारे ध्यान से सुनिए कि नेचुरल कितना नेचुरल करें ये नहीं पता चलता। कई बार हम ज्यादा ही नेचुरल कर जाते हैं। पिछले दिनों जब इरफान भाई की डेथ हुई तो मैंने एक पढ़ा उनके बारे में आर्टिकल कि ये वो एक्टर था जिसको डायरेक्टर ये कहा करते थे कि भाई एक्टिंग कर, इतना नेचुरल ना कर। हाँ जी। इरफान जी के बारे में ये बात कही जाती थी कि यार इतना भी नेचुरल मत कर यार भाई, कुछ तो करना। तो जी जी। मुझे लगता है कभी कभी हम नेचुरल करने के चक्कर में इतना ज्यादा नेचुरल कर जाते हैं
कि उतना नेचुरल भी थिएटर के लिए तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, तो सिनेमा के लिए भी नहीं चाहिए। तो कितना नेचुरल करना है और कितना नेचुरल नहीं करना, ये जब आप ऑडियंस के सामने होते हैं या कैमरे के सामने होते हैं तो आपको और अगर आप थिएटर में कर रहे हैं तो ऑडियंस का रिएक्शन होगा, रिव्यू लिखने वालों का रिएक्शन होगा, और अगर आप कैमरे के सामने कर रहे हैं तो डायरेक्टर आपको बोल देगा कि इतना नहीं चाहिए, ऐसे मत करो, मतलब इतने भी नेचुरल मत हो जाओ कि ये लगे कि यार तुम एक्टिंग कर ही नहीं रहे, क्योंकि बेसिकली तो आप एक्टर हो, कर तो आप एक्टिंग ही रहे हो। ये बहुत बारीक बात है कि एक्टिंग करनी भी नहीं है मगर एक्टिंग करनी है, कारण आप एक्टिंग ही रहे हो। तो मुझे ये काफी अच्छा लगे, कई कई बहुत अच्छे लगे, जैसे वो जो काम कर रहे हैं घर में और बोल रहे हैं कुछ, जैसे क्या काट रहे हैं एक अपने दोस्त, तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया। मुझे मुझे सबसे अच्छा लगा वो जो काट रहे हैं कुछ, मतलब दिख नहीं रहा मगर वो बात कर रहे हैं, ब्लू नाम इतने आप सबके नहीं अभी मुझे याद हुए, तो वो अच्छा था। और जैसे आप गोकुल शायद ने किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी हाँ। आप शायद गौरव 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 जी के बारे में बात कर रहे हैं। गौरव, आई थिंक गौरव है नाम उनका, आई थिंक। गौरव है यहाँ पे अभी? जी अभी सर। नहीं है। जी सर, मैं हूँ सर। हाँ, सर मैं मेरे को हाँ खुद को हाँ, उनका बहुत गौरव पसंद आया गौरव था। गौरव 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 के बारे में ही बात कर रहा जी हूँ। सर। जी हाँ सर। जी, हाँ जी। तो मतलब ये जो बात थी, जैसे जैसे गौरव ने किया, तो ये वो था जो जब मैंने सोचा था, जब मैंने लिखा था, तो मैंने ऐसे ही सोचा था जैसे गौरव ने किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोगों ने उतना अच्छा नहीं किया, मगर बात वही हो गई कि जैसा मैंने सोचा था, मेरी जो सोच थी या मेरा जो एक थॉट था उसके बारे में कि कैसा होगा इस मोनोलॉग को बोलने के वक्त, कैसे होंगे आप, तो गौरव मेरी सोच के ज्यादा नजदीक था, क्योंकि एज राइटर डायरेक्टर मैं जब उस मोनोलॉग को देखता हूँ अब, तो मुझे लगा कि ये ऐसा ही मैंने सोचा। और दूसरी बात ये है कि एक अपना लहजा होता है, जैसे गोकुल ने उसको बिल्कुल अपने लहजे में बोला, जहाँ के ये रहने वाले हैं, जहाँ जो अपनी एक लैंग्वेज है, अपनी एक भाषा है, अपना एक कल्चर है, उसी हिसाब से बोला। और कुणाल ने उसको अपने तरीके से बोला, है ना। सभी मतलब बहुत अच्छे थे वो। एक कुणाल की ही तरह एक और भी था भाई, जो सुबह उठते हैं और थे ऐसे हाथ और सामने उनके। वो आदित्य सर, वो आदित्य सर, आदित्य सर। हाँ, वो बहुत अच्छा था। तो मतलब तभी मेरे को ऐसा लगा कि जैसे एक बात मैंने कही थी, तो मैं उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी सोच सकता हूँ, है ना। मेरी भी एक लिमिटेशन है, मेरी भी एक सीमा है कि मैं उसके ज्यादा से ज्यादा कितने वेरिएशन सोच सकता हूँ। तो जो और लोगों ने दिए वो मेरे ही वेरिएशन को आगे बढ़ाया उन्होंने। मान लो मैं 4-5 वेरिएशन सोच सकता हूँ, मगर आप लोगों ने 20 लोगों ने किया या 16 लोगों ने किया या 15 लोगों ने किया, तो वो उस मैं यही बात आपको उस दिन बता रहा था कि इसको सभी करो तो बहुत वेरिएशन आ जाएंगे, जो हम खुद भी नहीं सोच सकते, जो मैं भी नहीं सोच सकता, आप भी नहीं सोच सकते। किसी ना किसी का तो आपको ऐसा लगा ही होगा कि यार ऐसा नहीं मैंने सोचा था कि ऐसा भी किया जा सकता है जैसा आपने किया। यही इसका मकसद था कि एक जो मोनोलॉग है, मोनोलॉग वो सभी को दिया जाए। तो मुझे लगता है ये हमारा जो
एक एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत सफल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू गाइड करने के लिए। और मैं चाहता हूँ सोनू भाई, आप प्लीज मुझे अलाउ करें कि आप बताएं कि कैसे हम स्टार्ट करें। मैं चाहता हूँ कि सब अपना अपना एक्सपीरियंस इस मोनोलॉग को लेकर शेयर करें कि सबको कैसा एक्सपीरियंस था। मैं चाहता हूँ आप बताएं कि कहाँ से स्टार्ट हो, सोनू भाई। बिल्कुल, इसमें तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि गौरव अपना एक्सपीरियंस शेयर करे सर के साथ, कि और फिर वहां से हम लेते हैं जैसे जैसे होता है, किसी का सवाल होता है तो। और आदित्य, आपका लाइट कमजोर है, थोड़ा बत्ती जला लीजिए। लाइट एक्चुअली यहाँ पे बहुत तेज तूफान आ रहा था तो लाइट जा चुकी है यहाँ पे। तो मैं ट्राई करता हूँ कहीं से अच्छी बेटर लाइट लेने की, तो मैं थोड़ा ऑफ जाता हूँ। आप जब तक कंटिन्यू करो, मैं आता हूँ। गौरव, गौरव। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर अमर सर, जो आपने एक मोनोलॉग दिया था। एंड आई ट्राई जितना सोच सकता था कोशिश। एंड हाँ, ये बात जो है, जो मुझे फील हुई थी जब मैं कर रहा था, कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें थी कि मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूँ। और जैसे दूसरों ने भी किया, उस तरीके के भी कुछ एंगल्स थे दिमाग में कि ऐसे करना चाहिए, ऐसा इस तरीके से करा जा सकता है। लेकिन फिर पता नहीं, वो इंटरनली एक कई बार आता है कि यार मैं ये करता हूँ, इसी से मुझे अच्छा लग रहा है करते हुए। तो वो मैंने एक एक्टिविटी पकड़ ली और उसको करना स्टार्ट किया। सर, मुझे एक, अगर मैं इसी में क्वेश्चन पूछना चाहता था, जी अगर इफ जी यू अलाउ मी जी टू। जी जी सर, जैसे कई बार होता है कि हम, जैसे आपने जो भी बिल्कुल बात कही कि कई बार एक्टिंग करना और बहुत ही रियलिस्टिक करना, दोनों में एक थिन लाइन होती है, एक फर्क होता है। तो ज्यादातर जैसे हम जो मूवीज देखते हैं, जैसे इरफान सर की हैं या बाहर के हॉलीवुड एक्टर्स हैं, तो हमें कई बार उनकी जो रियलिस्टिक एक्टिंग होती है वो ज्यादा टच कर जाती है। अब वही है, इट्स लाइक अ गैम्बल कि हमें रियलिस्टिक एक्टिंग ज्यादा करनी चाहिए या उसके अंदर मसाला डाल के कुछ एक्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके ये उसके अंदर किस फ्लो में हमें जाना चाहिए, कैसे डिसाइड कैसे करें कि हम ये चीज करें या ये नहीं करें? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये फिल्म का फर्क होता है बेसिकली, कि एक उसमें किस तरह की फिल्म है और किस तरह का कैरेक्टर है। उस फिल्म में अगर वो फिल्मी फिल्म है, एक फिल्मी फिल्में हैं जो हमारी, जो आम ज्यादा फिल्में फिल्मी है, तो जहाँ रियलिस्टिक सिनेमा है। जब आप इरफान वाली एग्जाम्पल मैं दोबारा देता हूँ। को इरफान प्रॉब्लम तब होती थी इरफान भाई की, जब वो कमर्शियल सिनेमा में, हार्डकोर कमर्शियल फिल्म में बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग करते थे। जैसे एक उनकी फिल्म है, बहुत ही मतलब घटिया किस्म की फिल्म थी वो, आन, अक्षय कुमार की। तो उसमें बहुत से एक्टर हैं उनके सामने खड़े, उनके सामने अक्षय कुमार भी खड़ा है, उनके सामने शत्रुघ्न सिन्हा भी खड़े हैं और सुनील शेट्टी भी खड़े हैं, और सामने इरफान खड़े हैं नेगेटिव रोल में। तो वहां पे रियलिस्टिक एक्टिंग कर रहे हैं वो इरफान। तो हम जैसे लोग हैं जो रियलिस्टिक सिनेमा को या रियलिस्टिक एक्टिंग को मानने वाले, हमको लगता है कि क्या यार, सब मतलब उखाड़ दिया उसने, उसके सामने उनके कोई भी नहीं खड़ता, कोई खड़ा नहीं हो पा रहा। इतने इतने बड़े जो स्टार खड़े हैं वो इरफान के सामने नहीं खड़े हो पा रहे। मगर जब हम कुछ उस तरह का करते हैं जिसको जिसमें जरूरत ही उस तरह की एक्टिंग की होती है, क्योंकि हर बात मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ कि जब हम कोई पेंटिंग लगाते हैं तो पेंटिंग एक साफ दीवार पे ज्यादा दिखती है, जिस पे दीवार पे कोई कलर ना किया हो। उस पे हम जब कोई फोटो लगाते हैं, जहाँ पेंटिंग लगाते हैं, तो वहां दिखती है ज्यादा। मगर हौच पौच दीवार है तो उस पे पेंटिंग और जो कुछ भी है फोटो हम नहीं लगाते।
उसी तरह से एक्टिंग होती है, जैसे आपके आसपास के लोग एक्ट कर रहे हैं। तो आपको, आप जिस तरह के सिनेमा में या जिस तरह के नाटक में या जिस तरह की फिल्म में काम कर रहे हैं, वो आपको मेंटली पहले से तैयार होना पड़ेगा, उसकी स्क्रिप्ट देखकर, उसका सेटअप देखकर, उसका डायरेक्टर देख करके ये किस तरह की फिल्म है और ये किस तरह की एक्टिंग की मांग करेंगे और मेरा कैरेक्टर इस फिल्म में मैं कैसे प्ले करूंगा। जब आपको ये बताया जाएगा कि भाई ये रियलिस्टिक फिल्म है, इसकी टेकिंग, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो इन्हीं दिनों में भोंसले, मनोज वाजपेयी साहब की फिल्म आई है सोनी लाइव पे। जी सर, जी सर, जी सर। भोंसले, उसको देखिए आप, वो जिस तरह से उसकी टेकिंग है, जिस तरह से वो बनाई गई है, जो उसका ट्रीटमेंट है, वहां पे अलग तरह की एक्टिंग होगी, मगर एक कमर्शियल फिल्म में एक अलग तरह की एक्टिंग होगी। इसलिए जब आपको रोल दिया जाएगा, कोई आपको अपने वेब सीरीज में या फिल्म में या अपने नाटक में आपसे काम करवाएगा, तो उससे पहले जब आप स्टडी कर रहे होंगे अपना रोल, तो आपको ये पहले से ही तैयारी हो जाएगी आपकी कि मैं इस फिल्म, इस नाटक, इस वेब सीरीज में, सीरियल में किस तरह की एक्टिंग करूंगा। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी बात। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। सर इसी में एक और अगर मैं क्वेश्चन पूछ सकूं, इफ आई एम अलाउड, सोनू है ना? जी या सर एक और क्वेश्चन था कि जैसे कई बार होता है कि हमें, अगर हम कोई फुल फ्लेज, हमें कैरेक्टर नहीं पता है, लेकिन जी हमारा एक छोटा सा कैरेक्टर है, मिसाल के तौर पे जो मसान फिल्म थी उसमें पंकज त्रिपाठी साहब का एक छोटा सा कैरेक्टर था जी जी कि वो बिल्कुल। एक रेलवे के उसमें कार्यरत होते हैं और उसके अंदर एक, अब उनको पूरी फिल्म का ट्रीटमेंट तो नहीं, पता नहीं बताया गया है था या नहीं बताया गया था। तो उसी जी के ऊपर अगर मेरा मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमें कोई कैरेक्टर मिलता है और वो जी जी पूरी फिल्म में उतना नहीं दिखाया जा रहा या उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, वो सिर्फ एक छोटे क्षण भर के लिए उस मोमेंट में है, उस जी जी टाइम पे जैसे आपने भी बताया कि हमें पूरी ट्रीटमेंट को देखते हुए काम करना चाहिए, उस समय जी हमें जी। उस कैरेक्टर के साथ किस तरीके से इंसाफ करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है। बात ये होती है कि एक कला, जो एक्टर होता है ना, उसकी एक अंदर से आवाज है, उसको पता है। जो अगर आपको मान लो किसी वनडे कैरेक्टर के लिए कि वनडे का शूट है, उसमें आपके एक सीन है या दो सीन है, बुलाया जाता है, तो वो अब जब जाकर उसको पढ़ते हो, तो आपको एक जो फर्स्ट उसका आएगा ना, आपको इम्प्रेशन आएगा कि ये करेक्टर ऐसा है और इसको ऐसा करना चाहिए। तो वो एक एक्टर की ईमानदारी होती है, जो अंदर से उसको पता चलती है कि मुझे इस करेक्टर को ऐसे करना है। और ये बात और भी जरूरी है, आपका सवाल इसलिए भी बहुत जरूरी है कि दुनिया हमको इतना टाइम नहीं देती। जब तक हम बहुत सफल नहीं हो जाते, तो लोग इतना टाइम जी नहीं सर, देते कि तुम जी पहले सर, स्क्रिप्ट करो, फिर आप तैयारी करो, फिर मुझसे जी डिस्कस सर, करो। चलो भाई, अगर आप नहीं है तो 50 आपके पीछे और खड़े हैं इस रोल को बिल्कुल सर, करने। तो फिर आपको वैसे ही करना है जैसे आप उसको करना चाहते हो, क्योंकि उसके दो ही तरीके हो सकते हैं। आप उसको वैसे करो जैसे आप करना चाहते हो, आपके अंदर से उस ट्रैक्टर को पढ़ के जो आवाज आई है वैसे करो, तो वो एक ईमानदार कोशिश होगी आपकी। और आप जब उसको कर जाओगे, और अगर आपको आपका डायरेक्टर वो करने देगा, तो आप देखोगे कि फिल्मी दुनिया में उस जब किसी ने ऐसे एक सीन किया है, तो उस सीन की वजह से उस एक्टर की पहचान बनी है और उसको बड़े बड़े रोल मिले हैं। और बाद में जब वो बहुत बड़े स्टार हो गए, चाहे नवाज भाई हो चाहे कोई और हो, तो वो बताते हैं कि मेरे को एक सीन मिला था और मैंने उसको सोचा कि यार ऐसे करूं, तो मैंने ऐसे किया, और बाद में उसी सीन की वजह से मुझे फलां फिल्म थी जो बहुत बड़ा कैरेक्टर था, वो उसी सीन के कारण मिला। क्योंकि वहां पे आप
ये जो बात समझने वाली है ना कि आप बेईमानी नहीं कर रहे एक एक्टर के तौर पर, आप बहुत ईमानदारी से अपना 100% दे रहे हो उस एक सीन में। आप कोई चालबाजी नहीं कर रहे। जब पंजाबी में हम बोलते हैं कि आप जुगाड़ नहीं कर रहे कि यार इसको ऐसे ऐसे करके निकाल देता हूं तो ऐसे मैं छा जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। हमको बहुत सहज रहना है, बहुत ईमानदारी से, जो एक अपने आप को फोकस करके वो सीन, वो करेक्टर कर देना है कि मैं ये करेक्टर आज के दिन इतनी तैयारी से इससे बढ़िया नहीं कर सकता था। ये खुद को आपको पता होना चाहिए। किसी डायरेक्टर की या किसी दूसरे एक्टर की, किसी की आपको जरूरत नहीं है। आपने जब कर दिया तो ईमानदारी से कर दिया, उसमें आपने कोई चालाकी नहीं की। जैसे पंजाबी में बोलते हैं कि छाने के लिए चालाकी नहीं की है आपने कोई ऐसा स्टाइल मारने की कोशिश नहीं की कि आपके सामने वाला जो कैरेक्टर है वो दब जाए और लोग कहें कि वाह यार एक सीन में आया था लड़का कमाल कर गया। ऐसा कुछ नहीं करना आपको। बहुत सहज रह के अपना 100% दे के निकल जाओ। उसी सीन के कारण आपको फोन आएंगे बड़े बड़े, वो आपकी ईमानदारी होगी, वो एक एक्टर जी की सर, ईमानदारी होती है। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी अगला सवाल गोकुल का है। जी गोकुल कहाँ है भाई साहब आप? हेलो, नमस्ते सबको। नमस्कार सर मेरा सवाल, नमस्कार सर। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हम कोई मोनोलॉग कर रहे हैं या कोई सीन कर रहे हैं, जी तो जैसे मैंने एक बार कहीं पे काम किया था, तो मैंने क्या किया था, डायलॉग्स के बीच में जैसे एज पर सिचुएशन मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ बोलना चाहिए, मतलब 2-4 वर्ड ऐड करने चाहिए आगे या पीछे या बीच में, तो मैंने किया। तो मेरे को राइटर ने बोला कि ऐसा मत करो, मैंने जो लिखा है उसे ही बोलो, एग्जैक्ट वो ही बोलो। तो मेरा सवाल ये है सर, क्योंकि आप राइटर भी हो, तो जैसे आपका मोनोलॉग था उसमें भी मेरा मन किया कि मैं कहीं बोलूं, मगर मुझे वो बात याद आ गई कि तुम ये गलत कर रहे हो कि तुम कहीं ऐड नहीं कर सकते खुद के वर्ड्स। तो जी इस पे सर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा गाइड करें, जस्टिफाई करें इस बात को। हाँ, वो मेरी पिछली बात को फिर याद रखना जो अभी मैंने जवाब दिया था। जी एक तो ऐड करना बुरी बात नहीं है, मगर ऐड करने को आदत मत बनाना। ये मत करना कि जब भी आपको मिले तो उसमें ऐड करने लग जाओ। कोई भी एक्टर ऐसा, उसको आदत नहीं बनानी चाहिए कि वो इम्प्रोवाइज करने लगे हर। और इसके पीछे दो वजह हो सकती है। एक तो जो पिछली बात मैंने पिछले सवाल के जवाब में बोला था कि एक तो एक एक्टर की ईमानदारी है, वो अच्छा करना चाहता है। वो ये करना चाहता है कि ये जो बात है ये थोड़ी अधूरी लगती है, मैं इसको इम्प्रोवाइज, इसका मतलब ये है कि इम्प्रूव करना चाहता हूँ, अच्छा दिखाना चाहता हूँ, खुद भी अच्छा दिखूं और ये सीन भी अच्छा दिखे। मगर एक और बात होती है, वो बेईमानी वाली बात होती है। वो ये होती है कि अपना जो आपकी ये एक्टर के अलावा आपकी जो इम्प्रोवाइज करने की आदत है, जिसको आपको वो कला भी लग सकती है, आपका अपना आर्ट भी लग सकता है, वो उस तो जो सामने वाले का डायलॉग है या सामने वाला एक्टर है उस पे छाने के लिए एक बेईमानी भी होती है एक्टर्स के अंदर कि मैं ये कर दूंगा तो फिर ये हो जाएगा। और और जो राइटर है, जो डायरेक्टर है, वो फ्लैट हो जाएंगे क्योंकि मैंने ऐसी उसमें एक एडिशन कर दी। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। मैंने पहले भी बोला था कि एक्टर में चालाकी भी होती है, मगर वो बेसिकली ईमानदार होना चाहिए। वो बेसिकली ये होना चाहिए कि मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, मुझे किसी पे मतलब शो जो है वो स्टील नहीं करना है, मैं शो स्टीलर नहीं बनना है, मुझे शब्दों को ज्यादा करके या ज्यादा बोल के। तो दूसरी बात ये होती है कि जिस राइटर ने
दूसरी नहीं बल्कि तीसरी बात, जिस राइटर ने आपको डायलॉग दिए हैं, जरूरी नहीं है कि वो इतना ज्यादा टैलेंटेड हो, जहाँ उसको उस सिचुएशन के बारे में इतना पता हो कि उसने वो जो लिख दिया वो हिलाया ही नहीं जा सकता। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर एक्टर अच्छा सुझाव देता है कि सर इसमें ये ऐड कर लें, तो राइटर को मान लेना चाहिए और डायरेक्टर को भी मान लेना चाहिए। मगर भाई आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि एक्टर चाहे कितनी मर्जी ईमानदारी से ये बात कर रहा हो, जब तक उसका एक स्टेटस नहीं बन जाता, स्टार स्टेटस नहीं बन जाता, तो एक्टर की ऐसी बातें और ऐसे जो सुझाव हैं वो माने नहीं जाते। ये आप भी जानते हो। यही सुझाव मतलब अगर जब हमारा कोई हीरो है वो पूरे की पूरी लाइन तोड़कर बोल देता है, तो वो ही राइटर उसको कुछ नहीं बोलता। मगर जब नए लड़के बोलते हैं तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, जो लिखा है वही बोलो। इसके लिए कोई पक्का हम एक बना नहीं सकते कि यही असूल है या यही कोई ऐसा कोई कानून है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कई बार आपके मन में होती है बात, तो भी आप नहीं बोलते, तो बोले छोड़ो यार, जितना बोला है उतना ही करके निकलते हैं। ये भी होता है। तो उस हिसाब से अपने आप को सहज रखना बहुत जरूरी है कि कोई बात नहीं। कई बार हमारे छोटी सी बात है, कई बार क्या होता है कि आप कोई सीन करके आए हो तो आपको लगता है कि ये सीन यार मुझे यार ये नहीं करने दिया उन्होंने, अगर ये करने देते तो बहुत कमाल हो जाता है। ऐसा मत सोचो, जो किया, जितना करना था वो कर दिया। जो आपको नहीं करने दिया उसको अपने अंदर बिठा के रखो, बचा के रखो, वो कहीं और कर देना। ओके सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन में इसी बात पे पूछ सकता हूँ सोनू भाई? हाँ पूछो पूछो। हाँ सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता था, जैसे अभी आपने बोला राइटर को लेके, अभी ऐसे ही जैसे डायरेक्टर होता है वो बोलते हैं कि मतलब हमें ये सीन ऐसा चाहिए, पर तुम्हें पता है ये सीन ऐसे कर, मतलब तुम्हें लग रहा है कि ये सीन ऐसे बहुत अच्छा हो सकता है, पर डायरेक्टर बोल रहा है कि नहीं ये सीन मुझे ऐसे चाहिए, और तुम्हें मतलब यू आर नॉट श्योर कि डायरेक्टर के कहने से ये सीन ऐसा, मतलब डायरेक्टर तो सही कह रहा है, यू आर नॉट श्योर, क्योंकि जैसे आपने बोला कि उतना टैलेंटेड है या नहीं, ये हमें भी नहीं पता। और इससे मतलब जो हम सीन कर रहे हैं, इससे ऐसे भी ना कि डायरेक्टर का काम तो हो रहा है, लेकिन हमारी प्रोफाइल भी बन रही है, हमें भी आगे दिखाना है, तो एक तरह से हम अपने लिए भी तो गलत कर रहे हैं। अगर गलत करा तो सीन तो मतलब हमारी प्रोफाइल में भी तो गलत ही जाएगा, ये एक्टर तो ऐसा ही है। जी जी। तो वही बात कर रहा हूं ना मैं कि जब जब आपकी प्रोफाइल बनती है ना, तो जब आपको काम किए वक्त अभी 2 साल हुए होते हैं एक्टर को, तो वो बताता है कि 2 साल उसने 10 फिल्में की, मान लो 10 फिल्में, वो बोलता है कि मैंने 10 फिल्में की है, और उसने 10 ही की है, ये सच्ची बात है, मगर उसे हुए अभी 2 साल। मगर जब उसको 8 साल हो जाते हैं तो उसने कर ली मान लो 20 फिल्में कर ली, तो मगर वो बताने लगेगा कि मैंने 15 फिल्में की है, तो वो 5 फिल्में वैसी ही होती हैं जिनको वो काट देता है, जिनमें सीन करके या जिनमें एक्ट करके उसको लगा था कि ये यार सही नहीं था, या वो फिल्म सही नहीं थी। जहाँ वो मैं अपनी प्रोफाइल में अगर जोड़ के बताऊंगा तो उसमें कोई मतलब मुझको कोई उसका रिस्पॉन्स है जो बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, तो वो एक्टर हमेशा ऐसी फिल्में डिलीट करते जाते हैं, वो बताते नहीं है कि हम ये करते हैं, क्योंकि आप जहाँ पे खड़े होके काम कर रहे होते हो, आप डायरेक्टर को नहीं समझा सकते, आप किसी राइटर को नहीं समझा सकते, आप में उतनी आपका वो रुतबा नहीं होता कि आप कुछ भी कह सको। अगर आप वहां ये बात करोगे कि सर ये मेरे लिए भी तो है ना, मैंने भी तो दिखाना, तो वो आपको उल्टी सीधी बातें सुनाएंगे और आपको भगा देंगे। वो बोलेंगे अच्छा हम 10 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं, तू 100 रुपये दिहाड़ी पे आया है, तू हमको बताएगा, तो ऐसी बातें करने लगते हैं। तो इस बात के लिए ना मैं आप सभी को एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ।
एक ना सभी लोग, ये भी एक क्लास ही है एक तरह की। आप ना यूट्यूब पे गुफ्तगू प्रोग्राम है एक राज्यसभा टीवी का, जी जी सर, जी सर, जी राज्यसभा सर, टीवी जी का बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। गुफ्तगू की देखते हैं बहुत सी इंटरव्यू है। हाँ, वो सारी आपको देखनी है। मनोज वाजपेयी, इरफान, जी अभी जी जी अभी जो अच्छे एक्टर हैं, तो उन्होंने वो ऐसी बातें बहुत सी बताते हैं। वो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मनोज भाई ने बताया था कि यार जब डायरेक्टर को कुछ नहीं आता होता तो वो बोलता है कि भाई कुछ कर दो, कि यार भाई तो वही बात है। उसके राज्यसभा टीवी का है वो, और वो जो करने वाले हैं इंटरव्यू, वो भी, उनका नाम भी इरफान है। तो वो बहुत बड़ी, मतलब उसमें आपको एक तरह की स्कूलिंग है वो, क्योंकि ज्यादातर थिएटर से ही आए हुए, एनएसडी से आए हुए लोगों के हैं। उसमें मनोज भाई का है, उसमें वो बोलते हैं ये बात कि जब बुरे डायरेक्टर के साथ काम करते हैं या अच्छे डायरेक्टर नहीं होता, जिसको समझ नहीं होती, तो कैमरे के सामने जाते हैं तो वो बोलता है कि भाई कुछ कर दो, मतलब क्या कर दो ये नहीं बताता वो। तो वो विषय डायरेक्टर या तो फिर ये बताए कि क्या कर दो, है ना? तो मतलब उससे पता चल जाता है कि यार इसको तो कुछ पता नहीं है, ये मतलब क्या करें, अब कैसे करें। तो कई बार वैसा भी होता है। तो जैसे जैसे आप काम करोगे विशाल, तो बहुत से आपको अच्छे डायरेक्टर मिले, बुरे भी मिले, क्योंकि सीखने के लिए बहुत मिलता है। बुरे डायरेक्टर के साथ असिस्टेंट को सीखने के लिए बहुत मिलता है, क्योंकि अगर बुरे डायरेक्टर के अच्छे असिस्टेंट हैं, एसोसिएट डायरेक्टर अच्छे हैं, तो वो बहुत कुछ सीखते हैं उस फिल्म में, क्योंकि ज्यादातर उन्हीं को काम करना पड़ता है। तो एक्टर भी देखते हैं कि अगर फंस गए हैं तो कैसे करेंगे, तो फिर बहुत सी पॉसिबिलिटीज निकल आती है। जी जी हाँ बिल्कुल जी। सर। एक क्वेश्चन है, एक मिनट सर। लोकेश का क्वेश्चन है। लोकेश हाँ, पूछो। लोकेश लोकेश का क्वेश्चन है। लोकेश कहाँ है लोकेश? हेलो लोकेश, हाँ, हम लाइव है, मतलब हाँ जल्दी सर। बातें। हाँ बोलो। सर मेरा क्वेश्चन है, जी अगर हम कोई पोएटिक मोनोलॉग कर रहे हैं, जी तो अगर पोएटिक मोनोलॉग करना है तो हमारा थॉट कैसा होना चाहिए? बेसिकली लाइंस को प्लेफुली बोलने के लिए या वैसा मूड क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो एक, जब थिएटर वाले लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, जो पोएटिक मोनोलॉग है वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो है जो जो शायरी है, जो कविता है, वो जिसको हम आज की मॉडर्न जो खुली कविता का एक स्टाइल है उसमें बोलते हैं। और पुराने थिएटर में हुआ करता था, जो बहुत पुराना पारसी थिएटर भी ले लो, और भी हमारा भी जो जो हिंदू माइथोलॉजिकल प्ले किए जाते थे, उसमें होता था जो वो होता था, जो पोइट्री थी लयबद्ध होती थी। उसी उसी तरह की पोइट्री में राय कुमार साहब की एक फिल्म थी हीर रांझा, वो भी उसी तरह की पोइट्री में चेतनानंद साहब ने वो बनाई थी। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, जिस फिल्म का जी गीत है, हाँ। वो हीर रांझा पूरी फिल्म पोइट्री में है। हाँ। और पूरी फिल्म का जो डायलॉग थे वो कैफी आजमी साहब ने लिखे थे, जो बहुत बड़े शायर थे। वो थोड़ा तो बहुत मैंने वो प्ले पढ़ा है।
हीर हाँ, रांझा। तो हीर रांझा वो हमारे पंजाब की एक लव स्टोरी है, एक पुरानी गाथा है पंजाब की। वो वारिस शाह ने लिखी हुई है, वारिस शाह। वारिस वो शाह। हिंदी में, हाँ, वो हिंदी में भी मिल जाती है, अंग्रेजी में भी मिल जाती है, इसको आप पंजाबी में तो वो है ही। तो एक होता है आज की पोएट्री है, जो नई पोएट्री है, जिसको हम बोलते हैं कि ये खुली कविता है। जैसे गुलजार साहब की कविताएं, जैसे 10 कहानियां एक फिल्म थी। 10 कहानियां में एक आपको जितनी उसमें कहानियां थी उसमें उतनी ही उसमें पोएम्स थी, 10 पोएम्स भी है। वो उसका जब म्यूजिक रिलीज किया गया था तो वो पोएम्स रिलीज की गई। अच्छा। संजय गुप्ता की और संजय दत्त की वो प्रोडक्शन थी 10 कहानी की। जो पोएम्स है वो आप जरूर सुनिएगा। तो वो जरूर। पोएम गुलजार साहब की लिखी हुई है, और वो हर कहानी का जो एक हीरो है, जहाँ जो उसका मेन कैरेक्टर है उसने बोली है। जैसे नसीर भाई की एक कहानी है, शबाना आजमी और नसीर भाई की एक कहानी है, तो नसीर भाई की आवाज में भी एक पोएम है। अच्छा। ऐसे ही नाना पाटेकर की एक कहानी है, तो एक वजूद। नाना पाटेकर की आवाज में भी एक पोएम है। वजूद वाली नहीं, वजूद फिल्म के लिए हाँ, ये इसमें 10 जो है। कहानियां बोल दिया। हाँ, अच्छा। तो वो आपने मुझे याद करा दिया। जो वजूद वाली पोएम है हाँ, वो मैं कैसे वो बताऊं लयबद्ध, तुम मेरे लिए वो क्या हो। हाँ वो लयबद्ध पोएम है, वो खुली कविता नहीं है। वो है जैसे गीत होते हैं, जैसे तुकबंदी वाली कविता है, जैसे गजल होती है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, ये एक खुली कविता है। ये दो अलग अलग की हैं। वजूद वाली है जो वो लयबद्ध शायरी है, कविता है ना। जो ये दूसरी पोएम है ये खुली कविता है। तो मॉडर्न अब के जमाने में अगर कोई मोनोलॉग तैयार करता है एक्टर, तो ये इसमें ही करेगा, खुली कविता करेगा। आप करोगे तो आप इसी तरह की कविता तैयार करोगे, इसी तरह की पोएट्री तैयार करोगे जो खुली कविता में आती है। अच्छा। 4 बिलियन 8 बिलियन साल रही उम्र साल रही होगी धरती की, तुमने कितना टाइम लगा दिया, नसीर भाई की आवाज में है वो। आप रात को सुनिएगा वो 10 कहानियों जी वाली जरूर। 10। तो उसमें जरूरी ये है कि क्योंकि वो उसमें सबसे बड़ी बात है उसका सब्जेक्ट क्या है। कविता किस बात पे है? कविता आपके किसी ट्रेजेडी पे के ऊपर है, या किसी लाइफ की फिलॉसफी के बारे में है, जहाँ आपकी महबूब के बारे में है, जहाँ आपकी माँ के बारे में है बोल रहे हो, जहाँ आप अपने कलाकार के तौर पर आप बॉम्बे में रह रहे हो, कैसा अकेलापन महसूस कर रहे हो, एक महानगर में रह रहे हो, इस तरह की पोएट्री होगी। पहले तो आप ये चीज करोगे हम, और आपको जो ये मोनोलॉग है मेरा, ये भी बेसिकली कुछ ना कुछ पोएट्री ही है। ये यकीन मानो ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, है ना। तो जिस बात से शुरू होती है तो वहीं पे वापस आ जाती है। आजकल बहुत अकेला हो गया हूँ, यकीन मानो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ, है ना। उस दिन भी मैंने एग्जांपल दी थी रोग वाले इरफान भाई का जो मोनोलॉग था, वो उसी तरह का एक थिएट्रिकल मोनोलॉग है छोटा सा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है सिलसिला फिल्म में। तो अमिताभ उसमें एक प्ले करते हैं और वो स्टेज पे बोलते हैं, वन एक्ट, मतलब उनका अकेले हैं वो, तो वो एक मोनोलॉग बोलते हैं। वो बहुत थिएट्रिकल है। सिलसिला में वो आप वो सीक्वेंस देखिएगा।
अच्छा तो जरूर। बात ठीक ये, है सर। हाँ बात ये है कि अगर आपने पोएट्री भी करनी है ना, पोएट्री में भी मोनोलॉग करना है, तो सबसे पहले अपने आप को उसको समझना बहुत जरूरी होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। हाँ सर, मैं स्पेसिफिक हूँ तो मोनोलॉग है रांझे तो, का कैरेक्टर ले लीजिए। हाँ मान लो आप रांझे का करेक्टर ले लेते हैं आप। जी। तो रांझा की जिंदगी में कई फेज है। एक वो फेज है रांझा की जिंदगी में जब हीर नहीं मिली। जी। जब एक वो फेज भी है, रांझा की फेज है जिसमें रांझा ने हीर के बारे में सुना भी नहीं था। हाँ जी। उसकी छोटी सी कहानी ये है कि वो रांझा बहुत से भाइयों का अकेला भाई था और बहुत लाडला था और घर में और खेतों में घूमता फिरता रहता था, तो काम नहीं करता था। तो उसकी जो भाभी यहाँ है उससे बहुत दुखी रहती थी, उसको छोड़ती रहती थी। तो वो उसको बोलती थी कि काम करो, है ना। कभी उसकी शादी की बात होती थी तो रांझा बोलता था कि मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जी। उसकी भाभी ने एक ने उसको बोल दिया कि देखेंगे तुम्हें कब, जब तब सियालों की हीर ब्याह के लाओगे। तो हीर सुना उसने पहली बार। हाँ। हीर सुनने के बाद का रांझा और है, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ। हीर का नाम सुनने के पहले का रांझा और है, और हीर का नाम सुनने के बाद हीर से मिलने तक का रांझा और है, हाँ। और हीर से मिलने से लेकर हीर के बिछड़ने तक का रांझा और है, रांझा और है। जी। और हीर के लेयर्स है। बिछड़ने के बाद का रांझा और है। हाँ जी, लेयर्स है बहुत सारे। बिछड़ने से लेकर मौत तक का रांझा, हीर और रांझा दोनों मरे एक साथ। बिछड़ने से लेकर दोनों की मौत तक का रांझा और है। जब दोनों इकट्ठे थे तो प्यार में थे, ये रांझा और है। जब घर वालों को पता चल गया तो दोनों दुखी हुए, ये रांझा और है। जब हीर के बारे में नहीं सुना था तो रांझा और था। जब हीर के बारे में सुन लिया तो हीर को ढूंढने निकला घर से। 10,000 उसका गांव था, पाकिस्तान में है। तो वो गया, तो जहां पे जब तक उसको हीर नहीं मिली तो उसकी खोज में रहा, वो रांझा और है। तो रांझा भी एक नहीं है। आपको उस मानसिकता को, उस मेंटालिटी को समझना पड़ेगा कि वो रांझा कौन सा रांझा है इन रांझों में। जी जी तब सर, जाके वो प्ले कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और सेशन के 40 मिनट्स हो चुके हैं और आपने इतना टाइम दिया हम लोगों को। और सर एक क्वेश्चन। जी जी एक्चुअली कुणाल, हम ये मीटिंग दोबारा करते हैं, सर को दोबारा इनवाइट करेंगे। ये मीटिंग 40 मिनट्स का था, हम दोबारा इनवाइट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है जो रह गए हैं, तो हम सर को नहीं, दोबारा इनवाइट करेंगे। अगर सर करना चाहें तो पूछ लो सर से कि अगर कितना हाँ टाइम सर, बचा हुआ है इससे। आप 6:15 है हमारे पास और। हाँ 15 ओके मिनट ओके सर, तो हम क्वेश्चंस लेते हैं सर 15 से। मिनट कर लो, पूछ लीजिए आप। ओके सर, तो हम क्वेश्चंस लेते हैं। कुणाल। जी सर। जी सत श्री अकाल सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमें कभी कभी क्या होता है, जो ऑडिशंस के लिए हम जाते हैं, हमें कभी कभी ब्रीफ मिलता है, हमें कभी कभी ब्रीफ नहीं मिलता। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक कैरेक्टर की, आपने कहा कि जैसे गौरव भैया ने एकदम राइट इंटरप्रिटेशन करी जैसे आपने सोचा था। तो कैसे एक जब हम सीन करते हैं, हमें ऑडिशन में हमें सीन मिलता है, हमें उसकी ब्रीफ नहीं मिलती है, तो हम कैसे एक कैरेक्टर की राइट इंटरप्रिटेशन तक पहुंचे, लाइक मोस्ट राइट इंटरप्रिटेशन तक पहुंचे, वो कैसे लाइक किया जा सकता है? आप कुणाल, असल में एक्टर्स का मुकाबला ही इसी बात पे होता है। जो ऑडिशन होता है तो एक कंपटीशन है, एक बहुत लंबी दौड़ लगी हुई है कि किसको काम मिलता है, किसको नहीं मिलता। ऑडिशन के लिए जाते हैं, ऑडिशन होते हैं यहाँ वहाँ। तो उसमें अगर सामने कोई समझदार आदमी बैठा है आपका ऑडिशन देखने वाला, तो वो इसी बात पे जज करेगा कि आप
आपको कुछ भी बताया नहीं गया, फिर भी आप उस कैरेक्टर के कितना नजदीक पहुंच पाए, है ना? वो वही बात है, जैसे ये मोनोलॉग में कौन कितना करीब, जो मैंने सोचा था, ये नहीं कि असल में जो है, असल के नजदीक कोई भी हो सकता है, सभी असल के नजदीक, मगर जैसा मैंने सोचा था उसके नजदीक गौरव पहुंचते हैं, मुझे लगता है। तो बात ये है कि जब ऑडिशन में भी आप जाते हैं और आपको कुछ नहीं बताया जाता, तो वही बात है कि आपने अपना 100% जो देना है, जो उसके नजदीक पहुंचने के लिए आपने जो भी उसके बारे में स्टडी करना है उतने ही टाइम में, तो वो बहुत बड़ी बात है। वो वहीं पे ही आपका टैलेंट भी ला लो, और जैसे कि लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत भी चलती है, चाहे वो किस्मत ला लो चाहे टैलेंट ला लो, कि आप उस कैरेक्टर के कितने करीब पहुंच पाए, तो वो आपको एक बिल्कुल ही वैसा ही हो वहां पे। मुझे ये बात लगती है कि अगर आपको नहीं कोई बताता तो मतलब ये ऑडिशन एक तरह का ये अलजबरे का सवाल बन जाता है, फिर वो आर्ट नहीं रहता, फिर तो वो एक तरह की थोड़ी सी लॉटरी वाली बात हो जाती है कि सभी ने कर दिया तो देखते हैं किसका निकलता है। तो ये मुझे बात पसंद नहीं है कि आपने कुछ नहीं बताया और सभी को दे दिया और बोलो कि करो। तो इसमें जहाँ तो आपको पहले से ही क्लियर है कि आपको किससे किससे ये करेक्टर करवाना है, दूसरों को तो आप वैसे ही मतलब बुला रहे हो। जहाँ फिर ये है कि जिसने कर दिया और हो सकता है अच्छा किसी और ने किया और उनको अच्छा कोई और लगे, ये भी होता है। बिल्कुल ही वैसे होता है जैसे बहुत होशियार, जो सचमुच में होशियार लोग होते हैं, उनके मार्क्स हैं जो वो पेपरों में कम आते हैं, और जो बहुत ही उतने ज्यादा होशियार नहीं होते, बहुत ही एक उनका प्रैक्टिकल अप्रोच होता है कि ये पेपर देने के लिए इतना पढ़ना है, और वो ज्यादा मार्क्स ले जाते हैं। और बाद में कामयाब जिंदगी में वही लोग होते हैं जिनके कम मार्क्स आए थे। आर्ट के फील्ड में सभी वही लोग कामयाब होंगे जिनके पेपरों में कम मार्क्स आए थे। ये बात हमेशा सच्ची होती है, ज्यादातर आप देख लो। तो आपको इसी तरह से ही करना है कि मुझे ये सही लगता है उस वक्त, और उसी जो आपको सही लगता है उसको बस कर गुजरो, कर दो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई और अपना एक्सपीरियंस या कोई फर्दर क्वेश्चन कोई करना चाहता है, क्योंकि चैट में तो कोई क्वेश्चन आया नहीं अभी तक। मैं आपको बताता हूँ एक बात छोटी सी। जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी। जब मैं यही कुणाल वाली बात है, जब मैं बॉम्बे में आया था 20 साल पहले, तो मैं मेरे एक दोस्त है म्यूजिक डायरेक्टर, उनके वजह से वो एक फिल्म कर रहे थे उस वक्त, तो मैं एज लिरिसिस्ट काम करता था तब। तो मैं अपने उन म्यूजिक डायरेक्टर दोस्त के साथ उन डायरेक्टर से मिलने चला गया जिनकी वो फिल्म का म्यूजिक कर रहे थे। तो वो जो डायरेक्टर थे वो राइटर भी थे, और उस वक्त उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई थी, और गोविंदा वाली खुदार बनाई थी उन्होंने, और राजकुमार के साथ बेताज बादशाह बनाई थी, और फूल और कांटे लिखी थी, और बहुत अच्छे डायलॉग राइटर थे, और मैं उनका बड़ा फैन था एज डायलॉग राइटर। उनको मैं मानता था कि बहुत अच्छे हैं। तो मैंने उनसे जाकर उनसे मिला, मैं यहीं मिल्लत नगर में, तो मैंने उनसे पूछा, वो बहुत गुणी आदमी थे, वो हैं अभी तो आजकल काम नहीं कर रहे, मगर वो बहुत गुणी आदमी है। वो बिहार से हैं और उर्दू में एमए किया हुआ था उन्होंने, और बहुत लर्नड
पर्सन। तो मैंने उनसे पूछा यही बात कि सर अगर गीत की बात करें, क्योंकि मैंने तब ऐसे काम किया था कि एज ए गीतकार मैं हिंदी फिल्मों में काम करूंगा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना ऐसे है कि जैसे एक जो पक्षी है, एक जो बर्ड है, उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाए और उसको बोला जाए कि उड़ो। तो आज से 20 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि मगर आपका टैलेंट इस बात में है कि आप पिंजरा लेकर भी उड़ जाओ। कहा जाएगा आपको कि पिंजरे में उड़ो, मगर टैलेंट आपका इस बात में है कि आप पिंजरा लेकर उड़ जाओ। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी उनकी, बहुत। मेरे पास आज भी उनके हाथ से उर्दू में उन्होंने लिख के मुझको दिया था, तो मैंने आज भी मेरे पास उनको मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो मैं यही बात कर रहा था जो कुणाल ने पूछा, दुनिया आपको जगह कहाँ देती, कहाँ टाइम देती है आप। बात ये नहीं, आपको जितना टाइम देती है दुनिया, उसमें आप क्या कर सकते हो, अपने आप को इसके लिए तैयार रखना चाहिए। बिल्कुल। कोई आपको 5 मिनट देगा तो आपको 4.5 मिनट में अपनी बात कह देनी है, आपने अपनी बात करके निकल जाना है। कोई अगर 4 मिनट देगा तो आपको 3.5 मिनट में अपनी बात कर देनी चाहिए। अगर आप ये सोचो कि दुनिया आपको बिठाएगी, आइए भाई साहब क्या लेंगे, ठंडा लेंगे, पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, फिर बोलेंगे हाँ क्या कैसा, तो फिर दिखाइए कुछ, ऐसा कोई नहीं बोलता। लाइन लगी होती है भाई, लाइन, चल आगे चल आगे। ऐसे हमारे छोटे शहरों में जैसे राशन के डिपो पे लाइन लगी होती है, वैसे ही ऑडिशंस की लाइन लगी होती है, कोई किसी को। मगर आपकी कला इसमें है कि जितना टाइम आपको मिल गया उसमें आप हार दो, आप जो कर सकते हो कर दो। मतलब आपको ये रंज नहीं रहना चाहिए कि यार मेरे को अगर ज्यादा टाइम मिला होता ना तो फिर मैं ये कर देता। अरे यार ज्यादा टाइम आपको कोई नहीं दे, जितना टाइम दे रहा है उसका शुक्रिया अदा करो और अपना काम कर दो, ये सबसे बड़ी बात। जी थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। आप जिस डायरेक्टर की बात कर रहे हैं वो मेरे घर के बगल के ही हैं। यार मैं नाम छुपा नहीं रहा था उनका, मगर एकदम ना स्किप कर गया। आप कहें तो मैं बताऊं? इकबाल दुरानी साहब। इकबाल दुरानी साहब, हाँ जी। इकबाल दुरानी साहब की बात कर रहा हूँ। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था। हाँ जी हाँ। मेरा मोनोलॉग पता नहीं आपने देखा था शायद, वो मैंने एक बिल्कुल ही डिफरेंट टेक लिया था कि आई वांटेड टू गो स्लाइटली टेंजेंशियल, तो मैंने उसको बिल्कुल ही उसका मीनिंग थोड़ा चेंज कर दिया। जी जी। वो आपकी नजर में, मतलब वो ऑब्वियसली मैं चाहता था कि मैंने देखा मैं, और बुरा नहीं, मतलब जो मैं तो चाहता हूँ इस बात, मैं पहले ये, आप शायद थोड़ा लेट आए मुद्दे, तो मैंने पहले यही बात बोली थी कि वो करो। मैंने अगर आपको एक मोनोलॉग दिया है तो उसके कितने वेरिएशन मैं सोच सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 4 सोच सकता हूँ, 5 सोच सकता हूँ, मगर आप छठा करो। आप मेरे को 10 वेरिएशन दो, आप मेरे को 20 वेरिएशन दो, और मेरी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, यार ऐसा तो मैंने नहीं सोचा। क्योंकि दुनिया में 2 ही तरह की बातें हैं जो पसंद की जाती हैं, 2 तरह। एक तो आप फिल्म देख रहे हो, आप बोलते कि यार मैं यही सोच रहा था, यार देखो मैंने बोला था ना तेरे को ये यही करेगा, ये हो गया ना। एक तो ये बात पसंद की जाती है, और एक बात पसंद की जाती है कि यार अरे ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था यार, ये क्या कर दिया यार उसने, यार कमाल कर दिया गुरु। 2 ही तरह की बातें। अच्छा। और तीसरे तरह की कोई बात नहीं पसंद की जाती कला के, एक्टिंग के, फिल्म के फील्ड में। बाकी सब कुछ है जो वो बहुत ही मीडियोकर रह जाता है, उसको कोई नहीं पूछता।
जो आगे लोग जाते हैं वो इसी तरह की बातें होती हैं। करेक्ट। और फिल्में भी ऐसे ही होती हैं, मतलब सस्पेंस, यार देखा मैंने बोला था ना यही था, एक और यार ये तो सोचा ही नहीं था। जब हम 3 इडियट देखते थे तो 3 इडियट जब पहली बार देखी तो हमने एक जगह तक यार क्या बात कर दी, फिर अरे यही क्या कर दिया, फिर एंड में जाकर अच्छा यार ये तो ये यार चांचड़ तो ये अच्छा तो लद्दाख तक पहुंच गई फिल्म, तो हम फटे के फटी रह गई आंखों से, यार ये अच्छा, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। यही सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि कला के, आर्ट के, लिटरेचर के, फिल्म के, म्यूजिक के, पेंटिंग्स के, थिएटर के, इसी फील्ड में ही ऐसी बातें हो सकती हैं, जहाँ फिर साइंस में हो सकती हैं, जहाँ पे खोज करते हैं नए नए वैज्ञानिक, नई नई बातें लाते हैं। ये 2 ही फील्ड हैं जिसमें ऐसी फटी की फटी आंखें रह जाती है। और जो भी या मैंने वही बोला था, आपने भी बहुत अच्छा किया, और डिफरेंट करना बहुत जरूरी है। जी थैंक यू। एनी फर्दर क्वेश्चन कोई पूछना आता है तो बताएं, या तो सर आप बताएं कि सेशन का अभी सीक्वेंस आगे बढ़ाना है या फिर क्या करना है, अब मुझे दूसरा रखते हैं, किसी अगले दिन रखते हैं हम दूसरा। 6 बज गए, अभी मुझे जाना होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया हम सबको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने सभी क्वेश्चंस का आंसर भी किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और हम दोबारा जल्दी जुड़ेंगे सर आपसे। जी जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।